नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बलवे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 13 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के बाद किन दो देशों ने अपनी भुगतान प्रणाली के लिए UPI को लॉन्च किया है? तो ये उपरोक्त दोनों मॉरिशस और श्रीलंका ने लॉन्च किया है। 12 फरवरी 2024 को भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में एक आभासी समारोह में शुरू हुई। ठीक है, इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो द्वीपीय देशों जिसमें मॉरिशस के PM प्रविंद जुगनौथ और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने वर्चुअली रूप से समारोह में भाग लिया। इस दौरान इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले फ्रांस में भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी 2024 को पेरिस के एफिल टावर में UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। ठीक है, तो फ्रांस के बाद अब मॉरिशस और श्रीलंका में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, UPI वाले देशों की बात करें तो भारत के बाहर कौन कौन से देशों में UPI चालू है? तो सिंगापुर, फ्रांस, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात। उसके अलावा बेनिलैक्स देश, ये यूरोपीय देश हैं जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। ठीक है, इन देशों में नेपाल और UK में भी UPI की सुविधाएं चल रही हैं। UPI की बात करें तो ये एक ऐसी प्रणाली है जो उपयोगकर्ता को किसी भी भाग लेने वाले बैंक द्वारा पेश किए गए एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन के माध्यम से बैंक खातों को जोड़ करके इसमें ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। इसको 2016 में NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको RBI और IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन दोनों ने ही मिलकर के लॉन्च किया था। यह एक गैर लाभकारी कंपनी है जिसको कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत किया गया है। तो ICC अंडर 19 एक दिवसीय विश्व कप 2024 का उपविजेता कौन रहा है? तो इसका उपविजेता रहा है भारत। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके अंडर 19 एक दिवसीय विश्व कप का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 15 में ICC अंडर 19 एक दिवसीय विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत को हरा करके खिताब जीत लिया है। 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के बेलोमूर पार्क बेनेनी में एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारन थे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान ह्यूज बीवजैन थे। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 14 टाइटल जीता है। इससे पहले 1998, 2002, 2010 और 2024 में ये खिताब इसने जीते हैं। भारतीय टीम इस खिताब को अब तक कुल 5 बार जीत चुकी है। ठीक है, 2000 में, 2008 में, 2012, 2018 और 2022 में, जबकि भारतीय टीम अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट के फाइनल में सर्वाधिक 9 बार पहुंची है। ठीक है, तो भारतीय टीम ने सर्वाधिक 9 बार फाइनल खेला है। इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज क्विनोन मकापा। फरवरी 2024 में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने किस जहाज पर एक नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किया है? तो ये INS उत्कृष्ट पर इसका उद्घाटन किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नई रक्षा प्रणाली जिसे नाम दिया गया है प्रिसीजन अप्रोच रडार, ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया है। नौसेना प्रमुख ने, जिसे शॉर्ट में PAR कहा जा रहा है, प्रिसीजन अप्रोच रडार को, तो इसका उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर INS उत्कृष्ट पर किया गया है। नौसेना प्रमुख अंडमान निकोबार कमान को मजबूत करने के लिए रणनीतिक त्रिसेवा कमान की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो ये 6 से 9 फरवरी तक यहाँ की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। नौसेना प्रमुख ने पोर्ट ब्लेयर के सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए नेवल जेट्टी पोर्ट ब्लेयर में इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 2 चीज़ों का उद्घाटन किया है, एक प्रिसीजन अप्रोच रडार और दूसरा इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, प्रिसीजन अप्रोच रडार की बात करें तो ये क्या है? तो इसका निर्माण चेन्नई की एक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ये भारी बारिश और कोहरे जैसी कम दृश्यता वाली स्थितियों में विमान को सुरक्षित रूप से उतरने में मददगार रडार है। ठीक है, यह कम दृश्यता में भी अत्यधिक सटीक, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। स्टेम में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, ठीक है, तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो इस दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली ने
महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, जिसे शॉर्ट में स्वाति पोर्टल कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम तो है महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, जिसे शॉर्ट में स्वाति पोर्टल कहा जा रहा है। तो इसका शुभारंभ किया है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। स्टेम की फुल फॉर्म क्या है? तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के बारे में जानकारी को एकीकृत करके इस पोर्टल का उद्देश्य लिंग अंतर को समाप्त करना और विज्ञान प्रौद्योगिकी में समावेशिता को बढ़ावा देना है। हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं अलेक्जेंडर स्टब, पूर्व प्रधानमंत्री। तो ये पूर्व में प्रधानमंत्री भी रहे हैं फिनलैंड के। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में पूर्व विदेश मंत्री पेक्वा हाविस्टो को हराया है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर स्टब बने हैं यहाँ के नए राष्ट्रपति। फिनलैंड की बात करें तो हेलसिंकी यहाँ की राजधानी है और यूरो यहाँ की मुद्रा है। और फिनलैंड की लोकेशन की बात करें तो ये है फिनलैंड, यूरोप महाद्वीप में एक नॉर्डिक कंट्री। ठीक है, नीति आयोग ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए कितने शहरों के लिए आर्थिक योजना तैयार की है? तो हाल ही में नीति आयोग ने 4 शहरों के लिए आर्थिक योजना तैयार की है, तो जिसमें मुंबई, सूरत, वाराणसी और विजाग, जिसे विशाखापट्टनम को विजाग भी कहा जाता है, तो इन 4 शहरों के लिए योजना लॉन्च की है। नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम ने 10 फरवरी को बताया कि आयोग ने मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम के आर्थिक रूपांतरण और 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए एक योजना तैयार की है। आयोग की योजना 20 से 25 और शहरों की आर्थिक योजना तैयार करने की है, क्योंकि वे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं। तो योजना आयोग ऐसे शहरों को चिन्हित कर रहा है जो भारत के आर्थिक विकास में बहुत ही जरूरी शहर हैं। ठीक है, तो इनको आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए योजनाएं तैयार कर रहा है। अभी 4 शहरों के लिए योजना प्रस्तुत की है, जबकि आयोग जो है 20 से 25 शहरों के लिए इसी प्रकार की योजनाएं और भी बनाने का प्लान बना रहा है। भारत को 2047 तक $30 लाख यानी $30 ट्रिलियन की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जा रहा है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया जाएगा। तो जब ये जारी किया जाएगा तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। नीति आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को प्रतिष्ठापित करके की गई थी। और इसका दृष्टिकोण क्या है? तो ये सहकारी संघवाद पर कार्य करता है और इसका जो उद्देश्य है वो अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार। ठीक है, तो कम लोगों के द्वारा अच्छा शासन इसका उद्देश्य है और ये बॉटम अप अप्रोच को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके 2 हब हैं। इसमें एक टीम इंडिया हब है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच ये सहयोग का कार्य करता है। दूसरा ज्ञान और नवोन्मेष हब है जो थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि नीति आयोग की विभिन्न रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो वो थिंक टैंक के तौर पर रिपोर्ट्स निकालता है। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके उपाध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। तो वर्तमान में डॉक्टर सुमन के बैरी इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन है? तो BR सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इसमें एक संचालन परिषद होती है, तो इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, विभिन्न योजनाओं पर शामिल होकर के निर्णय लेते हैं। 2024 में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 200वीं जयंती मनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के समारोह पर उनके जन्म स्थान गुजरात के मोरबी में टंकारा में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से संबोधित किया। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, मोरबी, गुजरात में हुआ था और इनका मूल नाम था मूल शंकर या दयाशंकर भी इन्हें कहते थे। और इनका प्रमुख नारा है वेदों की ओर लौटो। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में। इनकी पुस्तकें हैं तो इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका और संस्कार विधि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने किस नदी पर व्यापार प्रारंभ किया है? तो ये भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी पर व्यापार को प्रारंभ किया है। भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी पर मैया एक स्थान है पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ से सुल्तानगंज एक स्थान है बांग्लादेश में। तो इन दोनों बंदरगाहों के बीच व्यापार को खोला है।
भारत के बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु कुमार ने मैया अंतर्देशीय सीमा शुल्क व्यापार बंदरगाह से पत्थर ले जाने वाले पहले मालवाहक जहाज को हरी झंडी दिखा करके इसका उद्घाटन किया है। मैया बंदरगाह से सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच की दूरी 16 किलोमीटर है, जिसमें 4.5 किलोमीटर भारत में है और 11.5 किलोमीटर बांग्लादेश में है। इस कदम से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका यहाँ की राजधानी है, टका मुद्रा है और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है। हाल ही में हुए चुनाव में भी यहाँ पर शेख हसीना ने जीत हासिल की है। भारत से बांग्लादेश की सीमा रेखा को देखें तो रेड क्लिफ लाइन, जिसे इंडिया बांग्लादेश रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, दोनों देशों के बीच सीमा रेखा है। ठीक है, और ये 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है, जिसमें असम से 262 किलोमीटर, त्रिपुरा से 856 किलोमीटर, मिजोरम से 318 किलोमीटर, मेघालय से 443 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक 2217 किलोमीटर लगती है। ठीक है, तो भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो पहली खबर है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व और नवाचार को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चेन्नई सुपर किंग ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के सीजन के लिए कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सिंधु गणपति को दक्षिणी रेलवे, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, ने पहली ट्रांसवुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक, जिसे TTE बोलते हैं, के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो पहली ट्रांसवुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक कौन बनी है? तो सिंधु गणपति बनी है दक्षिणी रेलवे में। दिल्ली में मशहूर चित्रकार ए रामचंद्रन का 10 फरवरी को निधन हो गया। ठीक है, तो ए रामचंद्रन का हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थे? तो मशहूर चित्रकार थे। भारत सरकार ने 20 से अधिक श्रेणियों में आधुनिक प्रभावशाली लोगों और नवाचारों के असाधारण योगदान का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार, जिसे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी कहा जा रहा है, तो इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? जैसे सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो उनके लिए ये अवार्ड शुरू किए हैं। ठीक है, 8 फरवरी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से मंजूरी मिलने के बाद पेटीएम ई कॉमर्स ने खुद को पाई प्लेटफॉर्म के रूप में रिब्रांड किया है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है, हाल ही में RBI ने पेटीएम पर बैन लगा दिया था, तो उसके बाद इसने जो है खुद को पाई प्लेटफॉर्म के रूप में अविकसित किया है। इस बदलाव के साथ इस कंपनी ने बिटसिला का अधिग्रहण भी किया है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 12 फरवरी को दुनिया में आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संस्कृति मंत्रालय ने हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की प्रमुख योजना शुरू की है। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में खोला जाएगा और इसको नाम दिया गया है दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र। अब हमारी अंतिम खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहे। तो दोस्तों, ये थे हमारे 13 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।